हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडीकर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। आज के इस इम्पॉर्टेंट लेक्चर में हम सभी डिस्कस करने वाले हैं 23 जुलाई 2024 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जोड़ देखिएगा। पहला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, यूनेस्को की 46वीं विश्व धरोहर समिति की बैठक कहाँ आयोजित की जा रही है? आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में। तो नई दिल्ली में यूनेस्को की 46वीं विश्व धरोहर समिति की बैठक आयोजित की जा रही है। यहाँ पर बात आई है बाकू की। तो बाकू अजरबैजान देश में है और यहाँ पर 2024 में COP29 का आयोजन किया जाएगा। अभी इसका आयोजन नहीं हुआ है। दुबई में विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2024 आयोजित हुआ है और गोवा में विश्व ऑडियो विजुअल एवं मनोरंजन शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किया जा रहा है। तो नई दिल्ली में 21 से 31 जुलाई 2024 तक यूनेस्को की विश्व विरासत समिति की 46वीं बैठक आयोजित की जा रही है। दोस्तों, इस बैठक का आयोजन भारत में पहली बार किया गया है। इस बात को आप याद रखिएगा। नई दिल्ली में इसका आयोजन भारत मंडपम में किया जा रहा है। और ये जो यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति होती है, इसमें 21 देशों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। नई दिल्ली में ये जो बैठक आयोजित की जा रही है, इसमें इस बात का फैसला लिया जाएगा कि आने वाले समय में किन स्थलों को विश्व विरासत स्थल घोषित किया जाए। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट डिस्कस कर लेते हैं। तो वर्तमान में पूरे विश्व में कितने विश्व विरासत स्थल हैं? तो वो हैं 1199। सबसे ज्यादा विश्व विरासत स्थल किस देश में है? इटली में 59 है यहाँ पर। फिर दूसरे नंबर पर है चाइना, यहाँ पर 57 विश्व विरासत स्थल हैं। अगर हम भारत की बात करें तो भारत इस क्रम में 6वें स्थान पर है। भारत के पास 42 विश्व विरासत स्थल हैं। भारत में प्रथम विश्व विरासत स्थल कौन थे जो कि 1983 में बने थे? तो अजंता की गुफाएं जो कि महाराष्ट्र में है, एलोरा की गुफाएं ये भी महाराष्ट्र में है, ताजमहल जो कि आगरा में है और आगरा का किला जो कि उत्तर प्रदेश में है। तो इन सभी को 1983 में पहली बार विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया था। अच्छा, 2023 में यूनेस्को के द्वारा पश्चिम बंगाल के शांति निकेतन को भारत का 41वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया था। फिर इसके बाद 2023 में ही कर्नाटक के जो होयसला मंदिर हैं, उन्हें 42वां विश्व धरोहर स्थल घोषित किया था भारत में। यूनेस्को के द्वारा केरल के शहर कोझिकोड को भारत के पहले साहित्यिक शहर के रूप में अभी हाल ही में मान्यता दी गई है। भारत ने यूनेस्को की विश्व विरासत सूची 2024-25 के लिए मराठा सैन्य परिदृश्य को नॉमिनेट किया है और गुजरात का जो गरबा नृत्य है उसको यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में अभी कुछ समय पहले शामिल किया गया था। तो ये सभी फैक्ट आप नोट कर सकते हैं। बात करते हैं यूनेस्को की। तो यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है। इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 को हुई थी। पेरिस, फ्रांस में इसका मुख्यालय है। महानिदेशक है वर्तमान में ऑड्रे आजोले और इसके मेंबर हैं 193 और 11 इसके सहयोगी मेंबर हैं। इसका काम शिक्षा, प्रकृति, समाज विज्ञान, संस्कृति और संचार के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना। आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा लें जिससे आपको समय पर सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इन सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। दोस्तों, आप सभी के लिए एक इन्फॉर्मेशन है कि ईयरली करेंट अफेयर्स की ई बुक अब इंग्लिश मीडियम में भी लॉन्च कर दी गई है। इसको हिंदी मीडियम में पहले लॉन्च किया जा चुका है। तो इसमें जुलाई 2023 से लेकर के जुलाई 2024 तक के करेंट अफेयर्स को कवर किया गया है, जिसमें हमने सभी टॉपिक को डिस्कस किया हुआ है। तो आप इसको प्राप्त कर सकते हैं हमारे ऐप से। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार वित्त वर्ष 2025 में भारत की जीडीपी ग्रोथ कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? आंसर हो जाएगा 6.5 से 7% के बीच में। तो अभी संसद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा इकोनॉमिक सर्वे यानी आर्थिक सर्वेक्षण को पेश किया गया है और ये जो आर्थिक सर्वेक्षण है ये बजट से एक दिन पहले पेश किया जाता है।
तो 23 जुलाई को बजट पेश होना है, तो 22 जुलाई को आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया गया है 2024 में। आर्थिक सर्वेक्षण क्या होता है? तो दोस्तों, आर्थिक सर्वेक्षण से इस बात का पता चलता है कि हमारी अर्थव्यवस्था कैसी चल रही है और इसमें सुधार के लिए हमें क्या करने की जरूरत है। दोस्तों, आर्थिक सर्वेक्षण से बीते साल की अर्थव्यवस्था का लेखा जोखा पता चलता है। भारत का पहला इकोनॉमिक सर्वे कब पेश किया गया था? 1950-51 में। अब इस आर्थिक सर्वेक्षण को कौन तैयार करता है? तो वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले इकोनॉमिक अफेयर्स की जो इकोनॉमिक डिवीजन है उसके द्वारा आर्थिक सर्वेक्षण को तैयार किया जाता है और ये सभी काम होता है मुख्य आर्थिक सलाहकार की देखरेख में। तो वर्तमान में भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन। तो इन्हीं की देखरेख में ये आर्थिक सर्वेक्षण तैयार किया गया है। इकोनॉमिक सर्वे 2023-24 के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों, इसमें यह बताया गया है कि 2024-25 में भारत का जो राजकोषीय घाटा है यानी फिस्कल डिफिसिट है, ये 5.1% रह सकता है। अच्छा, ये राजकोषीय घाटा क्या होता है? तो सरकार के द्वारा कुल किया जाने वाला जो खर्च है और उसका जो कुल रेवेन्यू है उसके उधार को छोड़कर, तो इसके बीच का जो अंतर होता है उसे हम राजकोषीय घाटा बोलते हैं। दोस्तों, इकोनॉमिक सर्वे 2023-24 में ये बताया गया है कि नॉन फार्म सेक्टर में 2030 तक सालाना औसतन लगभग 78.5 लाख नौकरियां पैदा करने की जरूरत है। वित्त वर्ष 2024-25 में भारतीय अर्थव्यवस्था के 8.2% से बढ़ने की अनुमान है। वित्त वर्ष 2023 में खाने पीने के सामानों की महंगाई 6.6% थी और वित्त वर्ष 2024 में बढ़कर 7.5% हो गई है। तो ये सभी आंकड़े पेश किए गए हैं इकोनॉमिक सर्वे 2023-24 में। ग्लोबल एनर्जी प्राइस इंडेक्स में फाइनेंशियल ईयर 2024 में गिरावट आई है, ये भी बताया गया है। वित्त वर्ष 2024 में खाद्य महंगाई बढ़कर 7.5% हो गई है। और दोस्तों, इस इकोनॉमिक सर्वे में ये भी कहा गया है कि ये जो पीएम सूर्य घर योजना है उससे 30 मेगावाट सौर कैपेसिटी प्राप्त की जाएगी और इस पहल का उद्देश्य है सोलर वैल्यू चेन में लगभग 17 लाख नौकरियां पैदा करना। तो ये सभी आंकड़े पेश किए गए हैं इकोनॉमिक सर्वे 2023-24 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिगोबेर्ता मेंचूटुम को गांधी मंडेला पुरस्कार 2020 प्राप्त हुआ है। उनका संबंध किस देश से है? आंसर हो जाएगा ग्वाटेमाला। तो ग्वाटेमाला देश की रिगोबेर्ता मेंचूटुम को अभी हाल ही में 2020 का गांधी मंडेला पुरस्कार प्रदान किया गया है। अच्छा, ऑप्शन डिस्कस करते हैं। तो साउथ अफ्रीका का नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार अभी हाल ही में फिल्म निर्माता विनोद गनात्रा को प्राप्त हुआ है। यूनाइटेड किंगडम की बात आई है तो यूनाइटेड किंगडम के राजा चार्ल्स तृतीय के द्वारा उत्तर प्रदेश की आरती को अमल क्लूनी महिला सशक्तिकरण पुरस्कार प्रदान किया गया है। जर्मनी की लेखिका है जेनी एरपेनवेक, तो उनके द्वारा 2024 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार प्राप्त किया गया है। तो 1992 में नोबेल शांति पुरस्कार प्राप्त करने वाली ग्वाटेमाला की सामाजिक कार्यकर्ता हैं रिगोबेर्टा मेंचूटुम। तो उन्हें नेल्सन मंडेला की 106वीं जयंती यानी 18 जुलाई को गांधी मंडेला पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया है। दोस्तों, उन्हें यह पुरस्कार दिया गया है स्वदेशी अधिकारों के प्रति आजीवन समर्पण के लिए। अगर हम बात करें गांधी मंडेला पुरस्कार की, तो यह पुरस्कार गांधी मंडेला फाउंडेशन के द्वारा प्रदान किया जाता है और यह पुरस्कार उन व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है जो शांति, सद्भाव और गांधी मंडेला के सिद्धांतों को आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं। इस पुरस्कार की स्थापना 2019 में की गई थी और पहला गांधी मंडेला पुरस्कार 2019 में दलाई लामा को प्रदान किया गया था। प्रमुख पुरस्कार डिस्कस कर लेते हैं। तो ओमन चांडी लोक सेवक पुरस्कार राहुल गांधी को प्रदान किया गया है, जो कि 18वीं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं। के सरस्वती अम्मा पुरस्कार पी गीता को दिया गया है। WHO नेल्सन मंडेला पुरस्कार निमहंस नामक संस्था को प्रदान किया गया है। 29वां देवी शंकर अवस्थी सम्मान निशांत को प्रदान किया गया है।
खसरा और रूबेला चैंपियन पुरस्कार भारत को प्रदान किया गया है। संगीत कलानिधि पुरस्कार 2024 टीएम कृष्णा को और नृत्य कलानिधि पुरस्कार 2024 नीना प्रसाद को प्रदान किया गया है। डायना स्मृति पुरस्कार 2024 उदय भाटिया और मानसी गुप्ता को दिया गया है और इरास्मस पुरस्कार 2024 प्रसिद्ध लेखक अमिताभ घोष को प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने फिलिस्तीनी इलाकों पर इजराइल के कब्जे को अवैध घोषित किया है? तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यानी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के द्वारा ये कहा गया है कि इजराइल के द्वारा फिलिस्तीनी इलाकों पर जो कब्जा किया गया है वो एक अवैध कब्जा है। तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने अपना फैसला सुनाते हुए ये कहा है कि इजराइल ने अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल किया है और फिलिस्तीनियों के अधिकारों को छीना है। ठीक है, तो ये फैसला सुनाया है किसने? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय बोलते हैं। इसकी स्थापना 1945 में की गई थी। नीदरलैंड के द हैग में यह स्थित है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं नवाब सलाम, जो कि लेबनान देश के हैं, और इसका काम होता है देशों के बीच कानूनी मुद्दों को सुलझाना। यानी कि दो देशों के बीच या तीन देशों के बीच में अगर कोई कानूनी मुद्दा है तो उसको सुलझाने का काम किसका होता है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का। और आपको याद रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में 15 न्यायाधीश होते हैं, इस बात को आप याद रखिएगा। और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में पहले भारतीय मुख्य न्यायाधीश कौन बने थे? डॉक्टर नागेंद्र सिंह बने थे। इजराइल को डिस्कस करते हैं तो कैपिटल इसकी जेरूसलम है। प्रेसिडेंट हैं इसहाक हर्जोग, प्राइम मिनिस्टर हैं बेंजामिन नेतन्याहू। अच्छा, इजराइल और हमास के बीच में जब युद्ध शुरू हुआ था तो इजराइल से भारतीयों को वापस लाने के लिए भारत सरकार के द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? ऑपरेशन अजय चलाया गया था। यहाँ पर आप इजराइल की लोकेशन देख सकते हैं। तो ये वाला जो भाग है ये इजराइल का भाग है और ये वाला भाग जो देख पा रहे हैं ये है फिलिस्तीन वाला इलाका। तो इजराइल ने फिलिस्तीन वाले इलाके पर भी कब्जा कर रखा है। तो इसी को देखते हुए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने यह कहा है कि इजराइल ने फिलिस्तीन के जिन क्षेत्रों पर अपना कब्जा किया हुआ है वह अवैध है। अगला क्वेश्चन है, मेलबर्न भारतीय फिल्म महोत्सव में किस भारतीय अभिनेता को भारतीय कला एवं संस्कृति के एम्बेसडर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाएगा रामचरण को। तो साउथ के एक्टर हैं रामचरण, तो उन्हें अभी हाल ही में सम्मान से सम्मानित किया गया है। शाहरुख खान की बात आई है तो इन्हें अभी हाल ही में लोकार्नो अवार्ड से सम्मानित किया गया है और यह अवार्ड प्राप्त करने वाले पहले भारतीय बने हैं। रणबीर कपूर को 39वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता चुना गया था और अल्लू अर्जुन की बात करें तो इन्हें 69वें नेशनल अवार्ड्स में बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था। तो दोस्तों, जो मेलबर्न भारतीय फिल्म महोत्सव है इसका आयोजन ऑस्ट्रेलिया देश में किया जाता है। तो ऑस्ट्रेलिया का जो विक्टोरिया स्टेट है वहां पर इसका आयोजन किया जाता है और विक्टोरिया स्टेट की जो गवर्नमेंट है उसके द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। इस महोत्सव की स्थापना कब हुई थी? 2010 में। अगला क्वेश्चन है, यूनाइटेड नेशन जल सम्मेलन में 10वें अफ्रीकी देश के रूप में कौन सा देश शामिल हुआ है? आंसर हो जाएगा आइवरी कोस्ट। तो आइवरी कोस्ट यूनाइटेड नेशन जल सम्मेलन में शामिल होने वाला 10वां अफ्रीकी देश बना है। नाइजीरिया की बात करें तो नाइजीरिया मैन 5CV वैक्सीन बनाने वाला पहला देश बना है। बुर्किना फासो ने अभी हाल ही में समलैंगिकता को अपराध घोषित किया है। और केन्या की बात करें तो केन्या में अभी हाल ही में INS सुमेधा पहुंचा था और ये केन्या के पोर्ट लामू में पहुंचा था। इस बात को भी आप याद रखिएगा। तो आइवरी कोस्ट, जिसे कोट डी आइवर के नाम से भी जाना जाता है, तो यह संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन में शामिल होने वाला 10वां अफ्रीकी देश बना है। देखिए दोस्तों, कोटे डी आइवर के अलावा 2024 में अफ्रीका कॉन्टिनेंट के सिएरा लियोन, जाम्बिया और जिम्बाब्वे भी संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन में शामिल हो सकते हैं। अच्छा, अब सवाल आता है कि ये देश इस सम्मेलन में क्यों शामिल हो रहे हैं? तो ये जो देश जिनके अभी हमने नाम बताए हैं जैसे सिएरा लियोन, जाम्बिया, जिम्बाब्वे और आइवरी कोस्ट, इन सभी देशों में जल की बहुत कमी है। तो अगर ये जल सम्मेलन में शामिल हो जाएंगे तो इनकी बातों को सुना जाएगा और जल की जो समस्या है उसको खत्म करने का प्रयास भी किया जाएगा। आइवरी कोस्ट की बात करें तो इसे कोट डी आइवर भी कहा जाता है। कैपिटल है इसकी
यामोसुक्रो। और पश्चिमी अफ्रीकी CFA फ्रैंक इसकी करेंसी है। यहाँ पर आप अफ्रीका महाद्वीप देख सकते हैं और यहाँ पर है कोटे डी आइवर। कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस कर लेते हैं। तो बांग्लादेश अभी हाल ही में कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन का 5वां सदस्य बना है। अच्छा, 2024 में संघाई सहयोग संगठन यानी SCO के 10वें सदस्य के रूप में कौन सा देश शामिल हुआ है? बेलारूस। पराग्वे 100वें सदस्य के रूप में अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हुआ है। ईरान, इजिप्ट, इथियोपिया और UAE ये अभी हाल ही में ब्रिक्स में शामिल हुए हैं। 2023 में G20 में अफ्रीकन यूनियन शामिल हुआ था और स्वीडन 32वें सदस्य के रूप में नाटो में शामिल हुआ है 7 मार्च 2024 को। अगला क्वेश्चन है, कमला पुजारी का निधन हो गया है, वह कौन थी? तो वह एक कृषिविद थी, तो उनका निधन अभी हाल ही में हो गया है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि उनके निधन पर प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने भी शोक व्यक्त किया है। तो दोस्तों, कमला पुजारी की बात करें तो उनका 74 वर्ष की आयु में निधन हो गया है कटक में, जो कि ओडिशा में है। इनका जन्म हुआ था ओडिशा के कोरापुट जिले के पात्रापुट गांव में। देखिए दोस्तों, 2019 में इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था कृषि के क्षेत्र में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए। दोस्तों, कमला पुजारी ने सबसे महत्वपूर्ण काम किया हुआ है जैविक खेती और देसी चावल की किस्मों के संरक्षण में। तो ये अपना प्रशिक्षण दिया करती थी गांव-गांव में घूम करके। तो नंगे पैर वो जाया करती थी और किसानों को अपनी बात बताया करती थी और उन्हें प्रशिक्षण दिया करती थी। तो ये विशेषता रही है किसकी? कमला पुजारी की। हाल ही में हुए कुछ प्रमुख निधन डिस्कस कर लेते हैं। जैसे राम बुक्सानी का निधन हुआ है, जो कि भारतीय व्यवसायी हैं। राजनीतिक कार्टूनिस्ट अजीत निनन का निधन हुआ है और भारतीय अंग्रेजी कवि जयंत महापात्रा का, स्वतंत्रता सेनानी और कम्युनिस्ट नेता एन शंकरैया का और पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त MS गिल का, भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन का, प्रसिद्ध लेखिका गीता मेहता का, हिंदुस्तानी गायिका मालिनी राजौरकर का, प्रसिद्ध साहित्यकार उषा किरण खान का और यूपी के पूर्व राज्यपाल अजीज कुरैशी का अभी हाल ही में निधन हुआ है। PM सूर्य घर योजना के तहत किस वर्ष तक भारत के सभी सरकारी भवनों में सौर ऊर्जा का उपयोग करना अनिवार्य होगा? आंसर हो जाएगा 2025 तक। तो PM सूर्य घर योजना के अंतर्गत 2025 तक भारत के सभी सरकारी इमारतों पर 100% सौर ऊर्जा का उपयोग किया जाएगा। ये अनिवार्य भी किया गया है। दोस्तों, मंत्रालयों की छतों पर सौर ऊर्जा प्रणाली का उपयोग किया जाएगा। तो इस बात का निर्देश अभी हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा जारी किया गया है। दोस्तों, इस योजना के द्वारा भारत में घरों में मुफ्त बिजली उपलब्ध कराई जाएगी। इस योजना को 15 फरवरी 2024 को लॉन्च किया गया था। तो इस योजना में जिस घर के ऊपर सोलर पैनल लगाया जाएगा, उस घर की बिजली में सब्सिडी भी प्रदान की जाएगी। तो इस बात का प्रावधान किया गया है इस योजना में। कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस कर लेते हैं। तो स्पेन अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 99वां सदस्य बना है। जापान को पीछे छोड़ते हुए भारत विश्व का तीसरा सबसे अधिक सौर ऊर्जा उत्पादक देश बना है। और विश्व का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक देश कौन है? चाइना। तमिलनाडु में स्थित कोडाई कनाल सौर वेधशाला की 125वीं वर्षगांठ अभी हाल ही में 2024 में मनाई गई है। भारत में सौर पार्क योजना क्षमताओं में राजस्थान और आंध्र प्रदेश सबसे आगे है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा सप्ताह कब से कब तक मनाया जा रहा है? तो एजुकेशन वीक की बात करें तो इसका आयोजन 22 से 28 जुलाई 2024 तक किया जाएगा। इसका आयोजन स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के द्वारा किया जा रहा है। इसका आयोजन 22 से 28 जुलाई 2024 तक किया जाएगा। और दोस्तों, इसका आयोजन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के 4 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में किया गया है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट डिस्कस करते हैं। तो वर्तमान में केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब आई थी? 1968 में। दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब आई थी? 1986 में। और भारत में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी NEP कब आई है? 2020 में। लास्ट क्वेश्चन है, स्विस ओपन जो कि टेनिस से रिलेटेड है, तो 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? आंसर हो जाएगा मोटेयो वेरेटिनी ने। तो मोटेयो वेरेटिनी ने
स्विस ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब अपने नाम किया है। कार्लोस अल्कराज की बात करें तो यह स्पेन के टेनिस खिलाड़ी हैं। इन्होंने विंबलडन 2024 का खिताब अभी हाल ही में जीता है। जेनिक सिनर ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 जीता है और सुमित नागल ने चेन्नई ओपन 2024 का खिताब अपने नाम किया है। चलिए इस क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं। तो स्विस ओपन 2024 का आयोजन 15 से 21 जुलाई 2024 तक स्विट्जरलैंड के गस्टार्ड में किया गया है। ठीक है, यह इसका 56वां संस्करण था और पुरुष एकल के विजेता रहे हैं मोटेयो वेरेटिनी जो कि इटली देश के हैं। उपविजेता रहे हैं क्विंटिन हेलीज जो कि फ्रांस के हैं और डबल्स के विजेता यूकी भावरी जो कि भारत के टेनिस प्लेयर हैं। ये क्वेश्चन जरूर नोट करिएगा। और अल्बानो ओलिवेटी जो कि फ्रांस के हैं। तो इन दोनों को डबल्स का विजेता घोषित किया गया है। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। तो फ्रेंच ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? कार्लोस अल्कराज ने जो कि स्पेन के हैं। और फ्रेंच ओपन 2024 में महिला एकल का खिताब किसने जीता था? इगा स्विटेक ने जो कि पोलैंड की हैं। मैड्रिड ओपन 2024 में टेनिस महिला एकल का खिताब किसने जीता था? इगा स्विटेक ने। और मैड्रिड ओपन 2024 में टेनिस पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? एंड्री रूबलेव ने। मियामी ओपन 2024 में महिला एकल का खिताब डेनियल कॉलिंस ने जीता है जो कि अमेरिका के हैं। मियामी ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब रोहन बोपन्ना और मैथ्यू एबडेन की जोड़ी ने जीता था। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब जेनिक सिनर ने जीता है और ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में महिला एकल का खिताब आर्याना साबालेंका ने जीता है। तो कल का पहला क्वेश्चन था यूपीएससी के अध्यक्ष कौन थे जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? मनोज सोनी। केंद्रीय खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने भारतीय भूस्खलन पूर्वानुमान केंद्र का शुभारंभ कहाँ किया है? कोलकाता में। यूरो स्पोर्ट्स इंडिया ने भारत में मोटो जीपी के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? शिखर धवन को। मुस्लिम विवाह एवं तलाक पंजीकरण अधिनियम 1935 को किस राज्य सरकार ने निरस्त किया है? असम। पीएम स्वनिधि योजना के तहत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन बना है? मध्य प्रदेश। राजीव गांधी सिविल्स अभय हस्तम योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तेलंगाना। पाई सन्निकटन दिवस 2024 कब मनाया गया है? 22 जुलाई को। हाल ही में किस कोर्ट में हाइब्रिड कोर्ट रूम का उद्घाटन किया गया है? दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट में। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सशस्त्र बलों और भारतीय तटरक्षक बल के कितने कर्मियों को विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया है? आंसर हो जाएगा 94। नासा ने किस ग्रह पर सल्फर की खोज की है? आंसर हो जाएगा मंगल। आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में हम अर्थशास्त्र से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो गॉडविल फॉर्मूले ने भारत में किस पंचवर्षीय योजना के उद्देश्यों को प्रभावित किया है? चौथी पंचवर्षीय योजना। भारतीय स्टेट बैंक को पहले किस नाम से जाना जाता था? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1949 में। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना कब हुई थी? जुलाई 1964 में। भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। डॉक्टर पी रामाराव समिति किससे संबंधित है? रक्षा से संबंधित है। भारत में सभी राष्ट्रीयकृत वाणिज्यिक बैंकों में बचत खातों पर ब्याज दर निर्धारित किसके द्वारा की जाती है? आरबीआई के द्वारा। वह बाजार जिसमें धन का ऋण प्राप्त किया जा सकता है वह क्या कहलाता है? मुद्रा बाजार। तो ये सभी फैक्ट आप नोट कर लें। कल के करंट अफेयर्स में आपसे पूछा गया था कि एसएससी के अध्यक्ष कौन है? तो राकेश रंजन एसएससी के अध्यक्ष हैं। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति किस वर्ष आई थी? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, यहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए आपको टेलीग्राम पर जाना है और स्टडी कर ऑफिशियल सर्च करना है, तो वहाँ पर चैनल मिल जाएगा। तो वहाँ पर आप हमसे जुड़ सकते हैं। स्टडी करके ऐप को भी डाउनलोड कर लीजिएगा, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पर आपको पेड कोर्स, ई बुक, टेस्ट सीरीज, पीडीएफ ये सभी मिल जाएगा। मंथली करंट अफेयर्स, ईयरली करंट अफेयर्स, 6 मंथ के करंट अफेयर्स की ई बुक आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में ऐप पर मिलेगी। तो इन सभी को प्राप्त करने के लिए ऐप को जरूर डाउनलोड करें। इसके अलावा ऐप पर जो 22 जुलाई 2024 को टेस्ट आयोजित किया गया था उसके विनर कौन है? तो उसके विनर हैं वंशिका, पंकज, सोहन, पवन कश्यप, नमन और निधि पाल, ध्रुव, इसके अलावा मिश्रा और पिया सिंह और जूली यादव। तो ये सभी 22 जुलाई 2024 के टेस्ट के
विनर हैं। आप भी टेस्ट दीजिएगा ऐप पर। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है।